हेलो बच्चा लोग, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए लेक्चर में। जैसा कि पिछले वाले लेक्चर में ऑलरेडी हम लोग क्या कर रहे थे, मानव नेत्र की संरचना के बारे में स्टडी कर रहे थे। कुछ पार्ट के बारे में हम लोग बड़े अच्छे तरीके से डिटेल में समझ चुके थे, पर अभी भी कुछ पार्ट ऐसे थे जो बाकी हुए थे, तो उनको आज हम इस लेक्चर में क्या करेंगे, कंप्लीट करने वाले हैं। बिना विलंब किए चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं भाई। इसके पहले वाले लेक्चर में क्या क्या पढ़े थे? मानव नेत्र गोलक की आंतरिक संरचना है। इस संरचना में सबसे बाहर वाला जो भाग होता है सफेद रंग का होता है और दृढ़ होता है, इसको क्या बोलते थे? श्वेत पटल बोलते थे। इसके अंदर एक और लेयर होता है जिसमें ब्लड भरा रहता है, उसको क्या बोलते हैं? रक्तक पटल बोलते थे। रक्तक पटल के जस्ट नीचे तंत्रिका कोशिकाओं से बना हुआ एक क्या रहता था? पर्दा होता था, या ऐसे बोल सकते हैं कि झिल्ली होती है। झिल्ली होती है, उस झिल्ली को क्या बोलते थे? रेटिना। रेटिना बोलते हैं, याद रखना। डॉक्टर रेटिना को क्या बोलते हैं? पर्दा। पर्दा भी बोलते हैं। अब इसके बारे में डिटेल में और जानेंगे हम लोग। ठीक है, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता था? रेटिना पे बनता था। वेरी गुड, वेरी गुड, क्लियर है, क्लियर है। आगे बढ़िए। क्योंकि रेटिना किससे बना था? उसके ऊपर छोटी छोटी कोशिकाएं होती थी, ये सामने दिख रही हैं। इन कोशिकाओं को हम लोग बोलते थे कौन सा? तंत्रिका कोशिकाएं। ये भी हम समझे थे। तंत्रिका कोशिकाओं को देखते थे, दो टाइप की होती थी। एक कौन सा? दंडवाकार तंत्रिका कोशिकाएं। एक कौन सी होती थी? शंक्वाकार तंत्रिका कोशिकाएं। अच्छा, जो दंडवाकार तंत्रिका, इनका गजब का रोल होता है हमारे आम मानव के आंख में, क्योंकि 50% मात्रा इसकी होती है रेटिना पे और 50% कौन सा रहता है? कौन सेल्स होती है या शंक्वाकार कोशिकाएं होती हैं। इन दोनों का गजब का काम होता है। दंडवाकार जो होता है वो प्रतिबिंब की तीव्रता को दर्शाने का काम करता है। इसके बारे में डिटेल में हम पिछले क्लासेस में इसे ही कर चुके हैं। शंक्वाकार जो होता है वो क्या करता है? रंगों का आभास कराने का काम करता है कि कौन सा वस्तु किस कलर का दिखेगा, किस कलर का नहीं, उस चीज को दर्शाने का काम कौन करता है? शंक्वाकार। ठीक है, तो पिछले भागों के बारे में हम लोग इसके साथ साथ एक और देखे थे, जहाँ पे नर्वस सिस्टम आके मिलता है या मानो मतलब जहां से होके क्या जाता है, माइंड में होके इंटर करता है, वहां पे एक पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं हम लोग कौन सी? अंध बिंदु। अंध बिंदु ऐसा पॉइंट होता है जिससे किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता ही नहीं है। ठीक है, इसलिए उसको अंध बिंदु बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब ये पीछे वाले जितने पोर्शन थे उसको बड़े अच्छे तरीके से हम लोग क्या किए थे? कवर कर चुके थे। अब इसके अगला वाला जो पोर्शन है, ठीक है, मानो ये तो अंदर मानव नेत्र का ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा आंख के अंदर वाला जो पोर्शन है, मतलब नेत्र गोलक का जो अंदर अभी धंसा हुआ जो दिख नहीं रहा है, उसके बारे में सब डिटेल में जाने थे। अब किसके बारे में जानना है? तो जो आंख का बाहर वाला जो पोर्शन दिख रहा है उस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे मानव नेत्र गोलक को तो आपको पता चलेगा, ठीक है, इसका केवल इतना पार्ट ही क्या होता है? आपको सामने से दिखाई देता है। ठीक है, वो भी सामने साइड से दिखाई देता है, कर्व। ठीक है, और ये वाला जो भाग है, ये वाला सामने वाला, यहां से यहां तक का, ये है आपका सामने जो ब्लैक वाला पोर्शन दिख रहा है वो ब्लैक वाला पोर्शन है, और ये वाला तो भाई सीधा सीधा व्हाइट वाला पोर्शन है। पहले भी बता चुके हैं इसके बारे में। ठीक है, अगर हम कभी भी देखेंगे ये ब्लैक वाले पोर्शन को जो किसी के भी आंख में होता है सामने, तो नेत्र गोलक का सबसे सामने का भाग होता है। क्या होता है? नेत्र गोलक का सबसे सामने का भाग। और यह जो होता है थोड़ा सा हल्का सा क्या रहता है? उभरा हुआ रहता है। नॉर्मली जितना ये कर्व बनता है या जितना ये सर्कल बनता है उससे हल्का सा क्या होता है? उभरा हुआ होता है। हम बात कर रहे हैं किसकी? आप अपने आंख को देखेंगे तो आंख में जो ब्लैक वाला पोर्शन होता है सामने, ठीक है ना, ब्लैक वाला पोर्शन जो होता है वो कुछ ऐसे रहता है, कर्व टाइप का रहता है, ऐसे। ठीक है, तो ये हल्का सा क्या होता है? उभरा रहता है। इस उभरे हुए पोर्शन को हम एक नाम देते हैं, याद रखिएगा। इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज? कार्निया। क्या बोलते हैं? कार्निया। ठीक है, कमाल की चीज मैं बताऊं, ये सफेद वाला जो पोर्शन होता है ये तो पूरा अंदर तक गया रहता है, इसको पहले ही बता चुका हूं, श्वेत पटल बोलते हैं। और एक ऐसा रहता है अपारदर्शी रहता है। पर सोचिए अगर अपारदर्शी है तो यहाँ तो लाइट तो अंदर जाएगी नहीं, सीधी सी बात है। पर मानव नेत्र में लाइट को जाना है तो 100% श्योर है कहां से जा रहा होगा? इसी वाले पोर्शन से। और जब इस वाले पोर्शन से होकर जाएगा तो इसका मतलब एक कार्निया क्या होना चाहिए? पारदर्शी की अपारदर्शी? 100% श्योर है, कैसा होगा? पारदर्शी। ठीक है, तो कार्निया का अगर बारे में लिखना हो तो क्या लिखेंगे? कार्निया जो होता है मानव नेत्र के या मानव नेत्र गोलक का सामने का भाग होता है सबसे। ठीक है, सामने का भाग हल्का उभरा होता है जिसे हम क्या करते हैं? कार्निया करते हैं। ठीक है ना, जो कार्निया होता है पहला नंबर पे कैसा होता है? पारदर्शी होता है। क्या होता है? पारदर्शी होता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। एक और पॉइंट इसके बारे में ध्यान रखिएगा, कभी भी पूरे मानव नेत्र में अगर लाइट एंट्री करती है तो सबसे पहले किस पार्ट से होकर जाती है? अगर कोई पूछ दे तो आप बताएंगे कॉर्निया से ही, क्योंकि मानव नेत्र में जब लाइट एंटर करती है तो सबसे पहले पार्ट कौन सा आता है? कार्निया। कार्निया पारदर्शी होता है, उसी से क्या होता है? होकर लाइट एंटर करता है मानव नेत्र में। क्लियर है? कार्निया क्या होता है? क्लियर है भैया? कार्निया के बारे में बताना है तो लिखेंगे मानव नेत्र गोलक का सामने का भाग कुछ उभरा हुआ तथा पारदर्शी होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कार्निया कहते हैं। मानव नेत्र में सर्वप्रथम प्रकाश कार्निया से होकर ही कहा जाती है? अंदर जाती है।
इतना आप डिटेल नहीं देंगे खत्म करने के बारे में, ठीक है। अब कार्निया के अंदर थोड़ा सा देखेंगे झांक के, ठीक है ना, कार्निया से जस्ट थोड़ा सा अंदर चलेंगे, ठीक है। कार्निया समझ में आ रहा है ना, सामने का भाग जो ब्लैक वाला दिख रहा है, सबके आंख में होगा ब्लैक ब्राउन जो भी चीजें होती है, सामने वाला भाग कुछ लेयर होता है, उसको ढक के रखता है ब्लैक वाले को ऊपर से, वो थोड़ा उभरा रहता है, उसी को कार्निया बोलते हैं। नेत्रदान देते हैं लोग ना, नेत्रदान नाम सुना है? अरे हाँ, नेत्रदान, नेत्रदान, हाँ, मानव नेत्रदान जब होता है तो क्या हम पूरा आंखें निकाल के दे देते हैं क्या सामने वाले को? ना 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 ना, ये तो वही बात हो गई। अगर आप सोच के देखिए, अगर मानव नेत्र का पूरा पोर्शन ही, पूरा नेत्र गोलक ही निकाल के दे देंगे हम, होगा क्या? ये कट जाएगा। ये होती है पतली पतली नर्वस सिस्टम होती है, अगर ये कट गया तो बड़ा मुश्किल है इसको जोड़ना, इम्पॉसिबल, जोड़ ही नहीं सकते, बहुत इम्पॉसिबल। वही हाल हो जाए गला काट के फिर वापस जोड़ने वाला, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो सोच के देखिए, क्या नेत्रदान में हम पूरा आंख दे सकते हैं? ना ना। अगर ऐसा किसी को लग रहा है भैया हमारा आंख खराब हो गया है, तो काम करेंगे अपना आंख निकाल के बंदर की आंख लगा देंगे वहां पे, पॉसिबल ही नहीं है भाई। क्यों नहीं पॉसिबल है? रीजन यही है, कट जाएगा एक बार तो फिर वापस जुड़ नहीं सकता है। तो नेत्रदान देते हैं तो देते किसको है? तो भैया नेत्रदान में हम लोग देते हैं किसको? कॉर्निया को, ठीक है ना। कई लोगों का कार्निया की वजह से कुछ समस्याएं आती हैं, वो आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। एक कार्निया हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल के काट के दे सकते हैं, ठीक है। तो नेत्रदान में हम लोग को पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मानव नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग को दिया जाता है? तो भैया सीधा सीधा कॉर्निया को ही दिया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कार्निया के जस्ट अंदर आएंगे, तो कार्निया के जैसे अंदर आएंगे आपको पता चलेगा एक और लेयर होती है, एक और परत होती है, कुछ इस टाइप की होती है ऐसे। इस वाली परत को याद रखिएगा, और इसके बीच में ना, इस परत के बीच में हल्का सा छोटा सा छिद्र होता है, इसको हम नाम देते हैं, याद रखिएगा, इसका नाम है आइरिस। क्या बोलते हैं? आइरिस। अरे कमाल की चीज है आइरिस, बहुत बवाल चीज है। देखो, अच्छा ये तो सामने से ऐसे दिख रहा है ना, एक्चुअली में अगर हम ये तो साइड व्यू है ना, अगर फ्रंट व्यू देखते हैं तब कैसे दिखता है कॉर्निया? तो देखो कॉर्निया ऐसा दिखता है, ये रहा गोल सा पोर्शन ब्लैक वाला, ब्लैक वाले के अंदर की बात कर रहा हूँ, इसके बीच में भाई आइरिस की बात कर रहे हैं। आइरिस जो होता है बीच में हल्का सा एक छोटा सा छिद्र होता है, और उसके बगल में ऐसे रेसे नुमा संरचना होती है। आप देखेंगे बगल की आंख में तो ऐसे रेसे नुमा क्या मिलेगी? बहुत सारी संरचनाएं मिलती है। यही है भैया आइरिस। क्या नाम है इसका? आइरिस, ठीक है। आइरिस जो होता है पहला पॉइंट, ये अपारदर्शी होता है। कैसा होता है? अपारदर्शी। आइरिस के बीच में एक छोटा सा क्या होता है? छिद्र होता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। इसके बगल में ये जो रेशेनुमा संरचना वाला पोर्शन है, जो ब्लैक वाला आंख दिख रही है, ब्लैक वाला पोर्शन, ब्लैक के अंदर एक परत होती है कुछ इस टाइप का, इस टाइप का कर्व, इस टाइप का गोल सर्कल में होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? आइरिस। साइड व्यू में ऐसा दिख रहा है, फ्रंट व्यू से ऐसे दिखेगा, ठीक है। कॉर्निया बोलते हैं। कॉर्निया जो होता है, अगर कॉर्निया के बारे में लिखें तो बोल सकते हैं आइरिस के पीछे का एक क्या होता है? अपारदर्शी भाग होता है, अपारदर्शी परत होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। कॉर्निया जो होता है, पहला पॉइंट याद रखिएगा, रंगीन होता है। दूसरा पॉइंट अपारदर्शी होता है। अपारदर्शी है तो लाइट अंदर जाएगा? नहीं जाएगा। आइरिस से होके पास कभी करता ही नहीं है लाइट, तो जाएगा किससे? तो आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र है, इसी से होके क्या होता है? लाइट इंटर करता है, नहीं तो और बाकी नेत्र के बाकी जो भाग होते हैं उन सबसे लाइट क्या हो जाता है? रुक जाता है, इंटर करता ही नहीं। अभी उसके बारे में देखते हैं। फिलहाल आइरिस के बारे में और जान लेते हैं। आइरिस जो होता है अपारदर्शी होता है, साथ साथ में रंगीन होता है। रंगीन, हाँ भाई, आप देखे होंगे कई लोगों का जो आंख होता है ब्लैक होता है, कई लोगों का जो आंख होती है वो ब्राउन होती है, कई लोगों का जो आंख होता है वो ब्लू होता है। अरे भाई मस्त गाना चल रहा है, ब्लू आइज नो डाइज। तो ये जो आंखों का रंग है वो कैसे डिसाइड होता है? कौन निर्धारित करता है? तो याद रखिएगा, आंखों का जो रंग निर्धारित करने का काम करता है आइरिस ही करता है। आइरिस ही होता है जो रंगीन होता है, जिसके वजह से क्या होता है? आंखों के रंग अलग अलग कलर के होते हैं। भैया इससे कैसे डिसाइड होता है? तो देखिएगा, एक वर्णक होता है मानव के बॉडी में, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं मिलेलिन, सॉरी केराटिन। जो केराटिन होता है, ठीक है, इसका काम क्या होता है? तो ये आइरिस जो होता है उसी से मिलकर बना होता है, केराटिन से। और केराटिन की मात्रा जब क्या होती है? ज्यादा हो जाती है, तो उस केस में वो जो आंख होता है या वो जो पोर्शन होता है वो क्या हो जाता है? ब्लैक हो जाता है। पूरा का पूरा क्या रहेगा? फुल्ली ब्लैक रहेगा। लेकिन जब केराटिन की मात्रा हल्का सा कम होगी तो उस केस में वो आंख कैसा हो जाएगा? ब्राउन हो जाता है। और अगर केराटिन की मात्रा और ज्यादा कम हो जाती है तो उस केस में वो आंख जो होता है या वो आइरिस जो होता है वो क्या हो जाता है? ब्लू हो जाता है। और आइरिस अगर अलग अलग कलर का है तो इसका मतलब आंखों का रंग भी उसी पे ऊपर क्या कर रहा है? निर्भर कर रहा है, यानी आंख का रंग भी उसी से डिसाइड होता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि
आंखों का जो रंग होता है वो अलग अलग क्यों होता है, उसके पीछे रीजन क्या होता है, रीजन है आइरिस, आइरिस की वजह से ही होता है। ठीक है, तो आइरिस के बारे में लिखना हो क्या लिखेंगे, लिखेंगे कार्निया के पीछे एक अपारदर्शी तथा रंगीन झिल्ली होती है, ठीक है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया, इतना लिख देंगे। अब देखिएगा थोड़ा ध्यान, आइरिस फाइनल हो गया। आइरिस के बीच में, भाई आइरिस तो अपारदर्शी था तो लाइट तो अंदर जा नहीं सकती है, तो आइरिस से जाएगा किससे लाइट अंदर, तो भैया इससे जाने के लिए बीच में दिख रहा होगा छोटा सा क्या है, छिद्र है। इस छोटे से छिद्र को याद रखिएगा, हम बोलते हैं पुतली। क्या बोलते हैं, पुतली, नाम तो सुना ही होगा, पुतली। ठीक है, पुपिल्स बोलते हैं, पुतली। आइरिस के बीच में एक छोटा सा क्या होता है, छिद्र होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। आप अपने आंख में आईना लेकर ध्यान से देखिएगा, जो ब्लैक वाला या ब्राउन वाला पोर्शन है, उस ब्लैक वाले पोर्शन के बीच में एक और ज्यादा ब्लैक से छोटा सा दिखाई दे रहा हो। एक्चुअली में वो ब्लैक कोई कलर नहीं है, मतलब कोई चीज नहीं है, एक्चुअली में वो हल्का एक छोटा सा क्या है, छिद्र ही है। ठीक है, उसी छिद्र को हम क्या बोलते हैं, पुतली बोलते हैं। क्लियर है, याद रहेगा। पुतली की एक कमाल की विशेषता है, कहेंगे क्या विशेषता है, पुतली जो होती है, ठीक है, ये छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। वो कैसे, तो भैया वो डिसाइड करता है कौन, आइरिस। कहेंगे आइरिस कैसे डिसाइड करता है, देखिए क्या होता है कि जब अगर हम कभी लाइट में ज्यादा जाते हैं, ज्यादा प्रकाश में जाते हैं, ठीक है, तो ज्यादा प्रकाश में जाने पर होता क्या है कि आंखों में जो होता है लाइट की मात्रा ज्यादा पड़ने लगती है। और जब आंखों में लाइट की मात्रा ज्यादा पड़ेगी तो एक समस्या होती है। क्या समस्या होती है, समस्या होती है कि ये जो पीछे का ये पोर्शन जो है, जिसको रेटिना बोल रहे थे हम लोग, रेटिना पे जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, वो प्रकाश की ज्यादा तीव्रता होने पे क्या हो जाती है, मर जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और नष्ट हो जाएंगी तो भैया सूचना लेके जाएगा नहीं, तो उस केस में बताइए आपको दिखाई देगा, और नहीं दिखाई देता है, बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, ठीक है ना, बंद हो जाएगा दिखना। तो इसको बचाना बड़ा जरूरी है, ठीक है ना। कहेंगे सर ये कब होता है, सर कभी हमें हाँ आप देखे हैं, आपको लग नहीं रहा है। कई बार क्या करिएगा, एक काम करिएगा, कोई बच्चा है या कोई भी आदमी है, उसके ऊपर क्या करिएगा, एक थोड़ा हाई बीम वाली लाइट लीजिएगा, टॉर्च लीजिएगा, और उसकी आंखों पे क्या करिएगा, जला दीजिएगा। आंखों पे जैसे जला के उसके बाद हटाएंगे, आप 2 मिनट बाद देखिएगा, मतलब थोड़ा जला के हटाइए तुरंत। आप जैसे हटाएंगे आपको पता चलेगा कि 2 मिनट के लिए वो जो बंदा रहेगा उसको दिखना ही क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, पूरा अंधेरा छा जाता है आंख के सामने। कभी सोचे ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे रीजन क्या है, रीजन वही है, जब ज्यादा लाइट की मात्रा यानी कि तीव्रता ज्यादा बढ़ जाती है और आंख में एंटर करता है, तो ये जो तंत्रिका कोशिकाएं होती है ना, जो रेटिना पे होती हैं, वो मर जाती हैं। अब मर जाती हैं तो कमाल का रीजन है कि उनको रिन्यू होने में, यानी कि दोबारा जीवित होने में, अब फिर से डिवाइड होकर फिर बनने में लगभग 2-3 मिनट का क्या लगता है, समय लगता है। तो जब 2-3 मिनट का समय लग रहा है, इसका मतलब 2-3 मिनट बाद ही वो वस्तु प्रॉपरली हर चीज का क्लियर दिखाई देगी। ऐसा होता भी है, यानी कि इसका रीजन वही। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान समझिएगा, अगर कभी हम धूप में ज्यादा चले गए हैं, ज्यादा धूप में चले गए हैं, लाइट ज्यादा आ रही है, तीव्रता ज्यादा है लाइट की, तो उस केस में लाइट आएगा तो यहाँ पे रेटिना पड़ेगा, रेटिना पड़ेगा तो रेटिना क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय, मर जाएंगे, फिर हमको तो कोई वस्तु सामने का दिखाई नहीं देगा। इसको बचाना भी है, इसको बचाने का मैकेनिज्म जो लगा हुआ है वो यही करता है, ये जो पुतली और आइरिस मिलकर करते हैं। अब कहेंगे कैसे करता है, तो जब आप कभी धूप में जाएंगे ना, तो पुतली क्या हो जाती है, छोटा हो जाता है। कैसे छोटा होता है, तो जो आइरिस है ना, ये आइरिस ये अपने आप को क्या करता है, फैलाता है या तनता है, ठीक है ना। तनने की वजह से क्या होगा, जब आइरिस तनेगा तो ये जो पुतली हो जाएगी, इसका जो साइज होगा वो क्या हो जाएगा, हल्का छोटा हो जाएगा, पुतली क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। पुतली छोटी होगी तो क्या होगा, अब लाइट जो ज्यादा मात्रा में जा रहा है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अगर सोचिए इस केस में तो ऐसा हुआ, लेकिन अगर कहीं गलती से हम अंधेरे में चले गए, अंधेरे में चले गए तो वस्तु हमको नहीं दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती है तो हमको क्या करना है, उनको अच्छे तरीके से देखने के लिए ज्यादा मात्रा में लाइट चाहिए। अब ज्यादा लाइट चाहिए तो क्या होना पड़ेगा, पुतली को बड़ा या छोटा, ऑब्वियस सी बात है बड़ा, तो इसको बड़ा होना चाहिए, बड़ा हो गया तो ज्यादा लाइट जाएगा, ज्यादा लाइट जाएगा तो भाई अच्छे तरीके से वस्तु दिखाई देगा। तो इस केस में ये जो आइरिस होता है अपने आप को सिकुड़ लेता है, जब सिकुड़ता है तो ये जो पुतली होता है वो तुरंत क्या हो जाती है, बड़ा हो जाती है, और बड़ा होगा तो ज्यादा मात्रा में लाइट जाएगा, तो जो वस्तु रहेगी अंधेरे में वो प्रॉपरली क्या होगी, आपको दिखाई देती है। समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं, मतलब पुतली की एक विशेषता यह है कि वह अधिक प्रकाश में जाने पर क्या करती है, छोटा हो जाती है, और कम प्रकाश में जाने पर क्या हो जाती है, बड़ा हो जाती है। रीजन उसका आप समझ गए हैं। अगर इसका आपको एक्सपेरिमेंट करना है या जानना है तो आप एक आईना लीजिए और जंगले के सामने खड़े हो जाइए, और जंगले के सामने या खिड़की के सामने खड़े हो जाइए, और खड़ा होकर वहां पे क्या करिए, एक बार क्या करिए कि लाइट वाले साइड में करिए आंख को, और उसमें देखिए
जो बीच में वो छोटा वाला ब्लैक वाला दिख रहा होगा आंख का, वो तुरंत क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और जैसे अंधेरे में करेंगे, जंगले के इस साइड करेंगे, तो उस केस में आपको देखेंगे कि ये साइज का हो गया है, बड़ा हो गया है, यानी पुतली छोटी और बड़ी होती है। ठीक है ना। तो पुतली के बारे में अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, तो भैया पुतली जो होती है लिखेंगे इसमें क्या, आइरिस के ठीक बीचों बीच एक क्या होता है, छोटा छिद्र होता है, जिसे क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। और पुतली की विशेषता लिख देंगे कि पुतली की विशेषता यह है, यह अधिक प्रकाश में जाने पे छोटी हो जाती है, कम प्रकाश में जाने पे क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। क्लियर है। पुतली तक हमारा काम खत्म हो गया। ठीक है ना। अब देखिएगा, जब लाइट ये पुतली से होकर एंटर करती है तो सीधा जाती है सामने एक लेंस में। ये जो दिख रहा है यहाँ पे सामने, ये क्या है, एक लेंस है। और याद रखिएगा, इसको हम बोलते हैं कौन सा लेंस, तो इसको बोलते हैं नेत्र लेंस। क्या बोलते हैं, नेत्र लेंस। देख के ही लग रहा होगा वो लेंस कौन सा है, उत्तल वाला। कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। ठीक है ना। उत्तल लेंस मैं पढ़ाऊंगा इसको जल्दी, इसके बारे में, परावर्तन वाला चैप्टर में, अपवर्तन वाला में। फिलहाल के लिए ध्यान रखिएगा, ये लेंस कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। मानव नेत्र में कोई पूछे कौन सा लेंस होता है, तो सीधा बोलेंगे कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। अब लाइट पुतली सो के कहां पे जाती है, उत्तल लेंस पे। और उत्तल लेंस जो होता है, ये उस लाइट को क्या करता है, एकत्र करके और उसका इमेज कहां बना देता है, रेटिना पे। कहां पे बनाता है, रेटिना पे। क्यों, क्योंकि इस लेंस का जो फोकस होता है वो कहां पे रहता है, नॉर्मल अवस्था में कहां पे रहता है, रेटिना पर ही रहता है। इसलिए इसका इमेज क्या बनाता है, वो कहां पे, हर एक वस्तु का रेटिना पे ही बनाता है। क्लियर है। तो लेंस क्या होता है, लेंस के बारे में भैया मानव नेत्र में अगर बताना हो तो ये अच्छा सोच के बताओ, पारदर्शी होगा, क्यों पारदर्शी होगा लेंस, लेंस हमेशा पारदर्शी होता है भैया। अपारदर्शी रहेगा तो लाइट क्रॉस ही नहीं करेगा। तो ये पारदर्शी होता है, उत्तक का बना हुआ द्विउत्तल लेंस होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नेत्र लेंस कहते हैं। मानव नेत्र के अंदर उत्तक का बना हुआ एक पारदर्शी द्विउत्तल लेंस होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नेत्र लेंस कहते हैं। और इसका फोकस कहां पे रहता है, देखिए यहाँ पे रहता है। नेत्र लेंस के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है ना। लेंस का काम होता है प्रतिबिंब को बनाना, जो भी वस्तु से लाइट आएंगी उसको क्या करेगा, एकत्र करके उसका इमेज कहां बनाने वाला है, रेटिना को बनाता है। ठीक है ना। अभी आगे और डिटेल में जाएंगे। ठीक है। अब थोड़ा ध्यान समझिएगा, इसी में ये जो नेत्र लेंस है, ठीक है ना, इस नेत्र लेंस को यहाँ पे टिकाए रखा हुआ है। ठीक है ना। कोई तो कोई है इसको पकड़ के रखा हुआ, दिख रहा है भाई, यहाँ पे रुकना है ना, इसको यहाँ पे रहना है, अभी इधर उधर खिसकेगा तो दिक्कत होगा। तो यहाँ पे टिकाए रखने के लिए ये दोनों साइड से इसको कोई पकड़ के रखा रहता है। देखिए सामने दिख रहा है, दोनों साइड से पकड़ के रखा हुआ है। ये जो कुछ इसको हम याद रखिए, होता है जो पकड़ के रखता है वो मसल्स होती है, मांसपेशियां होती है। ठीक है ना, पेशियां। ठीक है ना। और याद रखिएगा, ये जो मांसपेशियां होती हैं जो पकड़ के रखती हैं, उनको हम एक नाम देते हैं, इसको बोलते हैं सिलियरी पेशियां। क्या बोलते हैं, सिलियरी पेशियां। ठीक है ना। नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। ठीक है ना। मानव नेत्र के अंदर नाम क्या है, सिलियरी पेशियां। मानव नेत्र के बारे में लिखना लिखेंगे, मानव नेत्र लेंस को थामे रखने का जो काम करती हैं उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, सिलियरी पेशियां कहते हैं। इनका एक और गजब का काम, ये मानव नेत्र लेंस की फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार क्या करती रहती है, घटाती बढ़ाती रहती है। कहेंगे क्यों घटाती बढ़ाती रहती है, इसका रिजल्ट समझिएगा थोड़ा, देखिएगा। होता क्या है, कभी भी आप उत्तल लेंस जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, उत्तल लेंस में, ठीक है ना, कभी भी हम वस्तु को इधर रखते हैं, इस साइड में रखते हैं वस्तु को, तो इसका इमेज कहां बनता है, दूसरे साइड बनता है। ठीक है ना। अब देखिए, मान लेते हैं वस्तु को अनंत पे रखे हैं, कहां पे रखे हैं, अनंत पे। तो अनंत का जो इमेज बनाता है वो अपने फोकस से बनाता है। कौन लेंस, उत्तल लेंस, दूसरे साइड अपने फोकस से। जब वस्तु को और आगे लेके आते हैं तो उस केस में उसका इमेज फोकस से पीछे हट के और कहां चला जाता है, दूर चला जाता है। अब वस्तु और आगे आया तो इमेज कहां चला गया, और पीछे चला गया। वस्तु और आगे आया तो इमेज कहां चला गया, और पीछे चला गया। अब थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा सोच के देखिए, यहाँ कौन सा रखा हुआ है, उत्तल लेंस। अगर सोच के देखो, नॉर्मल अवस्था नेत्र लेंस का कब होता है, जब हम खूब दूर देख रहे होते हैं, बहुत दूर देखते हैं, उस केस में कौन सा होता है, नॉर्मल अवस्था। तो जब अनंत पे देख रहे हैं तो उस केस में इसका जो फोकस रहता है कहां पे रहता है, रेटिना पे। कहां पे रहता है, रेटिना पे। तो अनंत का जो भी वस्तु का किरणें आएंगी भाई, उन सबको फोकस करके कहां लेके जाएगा, अपने फोकस पे, फोकस यानी कि रेटिना पे। तो प्रतिबिंब कहां बना देगा, अनंत का, रेटिना पे। लेकिन अगर सोचिए वस्तु अगर उससे नजदीक आने लगे तब क्या होगा, नजदीक आएगा तो उस केस में ये लेंस उसका इमेज कहां बनाएगा, इससे पीछे दूर हटेगा ना, रेटिना दूर हटना शुरू हो जाएगा। जब रेटिना से दूर हटना शुरू हो जाता है तब तो उसका इमेज दिखना ही नहीं चाहिए, हमको दिखना ही नहीं चाहिए नजदीक की वस्तु, पर फिर भी हमको दिखता है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन बड़ा सिंपल सा है,
इस केस में है जो सिलेरी पेशियां होती हैं ये क्या करती हैं, इसको दबा देती हैं। क्या करती हैं, दबाती हैं। अब दबाएंगे तो होगा क्या, बहुत तेजी से प्रक्रिया हो जाए, तुरंत दबाती हैं तो क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोटा। और मुझे एक चीज बड़ा सिंपल से बताइएगा, दो लेंस है, एक पतला और एक कौन सा, मोटा। पतले लेंस की फोकस ज्यादा होती है, फोकस दूरी, या फिर मोटे लेंस की। तो देख लीजिए भाई, सीधी सी बात है। मान लीजिए यहाँ पे एक लेंस बनाया है, एक कौन सा लेंस है, एक मान लेते हैं कि थोड़ा पतला है, ठीक है ना। यहाँ बगलिया में एक और बना देते हैं, ले भाई थोड़ा मोटा बना दिए। इसका हम देखेंगे, अगर पूरा ऐसे खींचेंगे इसको वक्रता केंद्र अगर देखें तो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। और यहाँ से कुछ ना कोई डिस्टेंस होगा तो फोकस इसकी आधी दूरी पर रहती है। इसका अगर हमको खींचना हो तो लंबा चौड़ा खींचना पड़ेगा, तो उसका फोकस वक्रता के अंदर ज्यादा दूर होगा, तो फोकस क्या होगी, आधा दूरी पर। तो अब देखेंगे इसका फोकस दूरी और इसका फोकस दूरी दोनों में क्या होगा, डिफरेंट दिखेगा। ये क्या होता है, कम होता है, ये क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी कि पतले लेंस का फोकस क्या होता है, हमेशा मोटे की अपेक्षा ज्यादा होता है, ठीक है ना। इसका मतलब जब इस लेंस को दबाएगा सिलेरी पेशियां तो होगा एक, ये लेंस का हो जाएगा मोटा। और लेंस जब मोटा होगा तो तुरंत इसकी फोकस क्या हो जाएगी, कम। अब फोकस जो इसका पहले कहां पे थी, रेटिना पे थी, अब घट के कहां आ जाएगी, आगे। और जब वो फोकस आगे आएगी तो जो प्रतिबिंब पीछे बना था वो भी खींच के कहां आ जाएगा, आगे। और खींच के इस हिसाब से आता है कि वो कहां पे आ जाए, रेटिना पे आ जाए। तो नजदीक के वस्तु का भी इमेज कहां बन जाता है, आराम से रेटिना पे बन जाता है। और वस्तु को नजदीक लेके आएंगे तो होगा ये कि ये और दबाएगा सिलेरी पेशियां, जिससे और मोटा होगा लेंस, और मोटा होगा तो दूर के प्रतिबिंब को फिर खींच के कहां पे लेके आ जाएगा, रेटिना पे। हर केस में ये प्रक्रिया बहुत तेजी से होती है। दूर लेके जाएंगे तो तुरंत सिलेरी पेशियां इसको खींच के तान देंगी, तनेंगी तो होगा क्या, नेत्र लेंस का हो जाएगा पतला। नेत्र लेंस जब पतला होगा तो तुरंत क्या होगा, जो आगे इमेज बन रहा था वो कहां हो जाएगा, फिर वापस रेटिना पे चला जाएगा। इस प्रकार से मैनेज करती है, कौन मैनेज करता है, सिलेरी पेशियां। सिलेरी पेशियों का गजब का काम है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को क्या करती रहती है, घटाती बढ़ाती रहती हैं और आवश्यकतानुसार। तो अगर लिखना हो सिलेरी पेशियों के बारे में तो लिखेंगे, सिलेरी पेशियां जो होती हैं वो मानव नेत्र लेंस को क्या होती हैं, थाम के रखने की काम करती हैं तथा आवश्यकता अनुसार उनकी फोकस दूरी को घटाते हैं तथा बढ़ाती रहती है। बस इतना काफी है, ठीक है, क्लियर हुआ, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब इन पार्टों के बारे में जानने के बाद मानव नेत्र के बीच में अगर ध्यान से देखेंगे नेत्र गोलक का, तो एक पूरा द्रव भरा रहता है, नेत्र गोलक के अंदर पूरा द्रव भरा रहता है। कमाल की चीज ये है, इस द्रव का नाम है क्या चीज, कचाप द्रव। क्या नाम बोलते हैं, दिखे नाम में, इस द्रव को क्या बोलते हैं, कचाप द्रव। इसका बेनिफिट क्या है, इसका फायदा है, इसका गजब का फायदा है। फायदा ये है, अगर सोच के देखिए, एक नेत्र गोलक है, खोखला गोला है, खोखला गोला है। अभी कोई आया इधर से, ठीक है, बाजू में से आया, एक झापड़ इसको मार दिया, इधर मारा मेरे को, एक झापड़ कोई मार दिया साइड से, अब मारेगा तो पूरा पता चलेगा कि आंख ही हिल जाएगा। और जब आंख हिलेगा, नेत्र गोलक हिलेगा, तो हो सकता है कि इधर वाला पोर्शन जाके चिपक जाए कहां पे, दूसरे वाले साइड में, सब का सब लेने देने पड़ गए, सब खत्म। तो उसको बचाए रखना है, तो बचाए रखने के लिए इसमें बीच में भरा रहता है कौन सा, एक द्रव, जिसको बोलते हैं कचाप द्रव। अब कचाप द्रव से बेनिफिट क्या होता है, बेनिफिट होता है अब कोई हल्का सी पे चोट लगेगा, कुछ भी लगे, हिले उले, तो तुरंत क्या होगा, फिर वापस द्रव भरा हुआ है भाई, हल्का सा वो बचेगा और फिर वापस अपने प्रारंभिक वाले स्टेप में वापस आ जाएगा। तो ये इसका क्या है, प्लस पॉइंट है, क्लियर है। तो इतना हम बड़े अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। कचाप द्रव का काम क्या होता है, कचाप द्रव जो होता है मानव नेत्र गोलक को पचकने से बचाने का काम करता है, ठीक है ना। बस इतना इसके बारे में लिखेंगे, काम खत्म हो गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अभी तक हम इन सब के बारे में बड़े अच्छे तरीके से मानव नेत्र के विभिन्न पार्ट जो होते हैं, बहुत सारे भाग होते हैं, उन सबके बारे में एक एक करके लाइन बाय लाइन हम क्या कर चुके हैं, समझ चुके हैं। अब कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं, उसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। बड़ी अच्छे अच्छे पॉइंट है, थोड़ा ध्यान समझिएगा। इसी में क्वेश्चन आता है, सर ये बताइए हमको, जैसे आंसू क्यों आते हैं, क्या रीजन है आंसू आने का, क्या रीजन है। देखिए आंसू आने का बड़ा सिंपल सा रीजन है क्या, आंसू, देखिए ये जो हमारा आंख है, आंख के एकदम साइड में, नाक के साइड में, ठीक है ना, नीचे अंदर दो ग्रंथियां होती हैं जिसको बोलते हैं लैक्रिमल ग्रंथि। क्या बोलते हैं, नाम लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है ना, इनका नाम है लैक्रिमल, ठीक है ना, ग्रंथ, ठीक है। ये जो लैक्रिमल ग्रंथि होती है, जो दो जोड़ी पाई जाती हैं, ठीक है ना, मानो यही होती है सामने, ठीक है। अब होता क्या है कि जब कभी आप इमोशनल होते हैं, ठीक, जब भी आप इमोशनल होते हैं तो उस केस में क्या होता है कि दिमाग उस ग्रंथियों को सूचना देता है कि एक काम करो भैया। अच्छा, वो जो लैक्रिमल ग्रंथि होती है ना, उसका जो द्वार होता है, मुख होता है, वो खुलता कहां पे है, तो ये साइड में आके, आंख के अंदर साइड में आके खुलता है। जब कभी आप इमोशनल होते हैं तो होता यह है कि मानव जो दिमाग होता है वो उसको सूचना देता है, बोलता है कि भैया बंदा बहुत हताश परेशान है, निराश है, एक काम करो खुल जाओ।
तो इसका जो दरवाजा होता है लेक्रिमल ग्रंथि का, जो कि मानव नेत्र के आंख में सामने आके कॉर्नर पे खुलती है, वो वहां से खुल जाती है, और खुलती है तो उसके अंदर जो भरा रहता है द्रव, ठीक है ना, जिसको आप आंसू बोलते हैं, वही क्या होती है, निकलना शुरू हो जाती है। तो हम बोलते हैं क्या आ रहा है, आंसू आ रहा है। इसका रीजन वही है, लेक्रिमल ग्रंथि है, ठीक है ना, दूसरा कोई कारण नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। कई बच्चे ऐसे पूछते हैं कि सर ये बताइए मोतियाबिंद क्यों होता है। मोतियाबिंद होता है कई लोगों के अंदर, ठीक है ना, देखे होंगे मोतियाबिंद क्या होता है। देखिए, मोतियाबिंद में सबसे पहले तो प्रभावित होने वाला अंग कौन है। तो मोतियाबिंद में प्रभावित होने वाला जो अंग होता है मानव का लेंस होता है, नेत्र लेंस होता है। कहेंगे सर कैसे होता है, लेंस कैसे हो जाता है। अब थोड़ा ध्यान समझिए कि कब होता है। कई बार क्या होता है ना, जब एज ज्यादा होने लगती है तो उस केस में जो आयरिस होता है, जो कि आयरिस दिख रहा है, इसके लचीलेपन में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। मतलब पूर्ण रूप से तनेगा नहीं, पूर्ण रूप से सिकुड़ेगा नहीं। अब पूर्ण रूप से तनेगा नहीं, सिकुड़ेगा नहीं, तो उस केस में क्या होगा, मान लीजिए गलती से आप धूप में चले गए हैं, अब धूप में चले गए हैं, अब उसको सिकुड़ना है, सिकुड़ पा नहीं रहा है, तो पुतली की साइज क्या रह जाएगी, बड़ी। और जब पुतली की साइज बड़ी रह जाएगी तो उस केस में ज्यादा मात्रा में लाइट क्या होगा, आंख में जाएगा, और ज्यादा मात्रा में जाएगा तो कौन खराब होगा, हाँ भाई, पर्दा खराब होगा। पर्दा मतलब रेटिना। और कमाल की चीज मैं बताऊं, रेटिना अगर एक बार खराब हो गई तो कभी वो सही हो नहीं सकता, पूरा जन्मजात आप अंधे हो जाएंगे। और किसी को ऊपर आंख पे ऐसे हम लोग जलाते हैं ना, विदेश वाली लाइट जो आती है, हाई बीम वाली विदेशियां लाइट, वो टार्च जलाने से क्या होता है, 2-3 मिनट के लिए नहीं दिखता है। क्या रीजन होता है, तो ये खराब हो जाती है। जो पर्दा होता है धीरे धीरे क्या होने लगता है, उससे जो तंत्रिका कोशिकाएं होती है मरने लगती है। कभी भी ऐसा मत करिएगा कि उस बच्चे के ऊपर या उस व्यक्ति के ऊपर ज्यादा टाइम के लिए वो लाइट जलाइएगा, क्योंकि अगर पूरी की पूरी अच्छे तरीके से मर गई है, डिस्ट्रॉय हो गया, तो फिर दोबारा बनेगा ही नहीं। और एक बार पर्दा खत्म हो गया तो फिर दोबारा पर्दा कभी बन ही नहीं सकता, और दूसरा पर्दा लग भी नहीं पाएगा, तो जन्मजात अंधा हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा। पर्दा मतलब मैं बार बार कह रहा हूँ रेटिना, ठीक है ना, रेटिना की बात हो रही है, ठीक है, ये पॉइंट आने। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि जब हम अधिक धूप में चले जाते हैं, मोतियाबिंद के केस में, तो ये क्योंकि ये खराब थी आइरिस, पुतली पूरा छोटा हो नहीं पा रहा है, ज्यादा नहीं हो पाएगा तो भैया ज्यादा लाइट कहाँ पे जाएंगे, रेटिना पे जाएंगे, रेटिना पे जाएंगे तो भाई पर्दा खराब होगा। तो उसको बचाना है। अब बचाएगा कौन, तो उसको बचाने के लिए याद रखिएगा, सामने कूद पड़ता है कौन, नेत्र लेंस। कौन कूद पड़ता है, नेत्र लेंस। और नेत्र लेंस स्वतः ही अपने आगे वाले परत पे, यानी कि सामने वाले लेयर पे, ये सामने जो दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे क्या करता है, एक सफेद कलर का प्रोटीन जमाना शुरू कर देता है। कहेंगे सफेद कलर का प्रोटीन जमाने से क्या होगा, सफेद कलर का अगर प्रोटीन जमना शुरू होगा तो होगा ये कि जो लाइट इसमें एंटर कर रही है, अब वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे रुकना शुरू हो जाएगी। जब भी आप लाइट में गए तो लाइट ज्यादा मात्रा में आ रही है, सफेद कलर का प्रोटीन आ गया तो इसको ढक लिया तो लाइट इससे पास होगी नहीं। जब लाइट पास नहीं होगी तो ज्यादा मात्रा में लाइट नहीं जाएगी, ऑब्वियस सी बात, काम हो गया हमारा, बच गया। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, थोड़ा ध्यान समझिएगा। जब इस पे प्रोटीन जम जाएगी तो फिर ये प्रोटीन हट नहीं सकता। अब हमेशा तो धूप में आप रहेंगे नहीं, धूप में से भाई बाहर भी आना है आपको, फिर वापस घर भी आना है। अब घर आएंगे तो उस केस में आप अंधेरे में आ गए, छांव में आ गए। छांव में आए तो ज्यादा लाइट की जरूरत पड़ जाएगी आपको, पर इस केस में है तो प्रोटीन अब हटेगा नहीं। अब प्रोटीन हटेगा नहीं तो लाइट जो पहले अच्छा खासा आ रहा था वो अब क्या हो जाएगा, आइबे नहीं करेगा, ब्लॉक हो जाएगा। समझ में आ रहा है। फिर अगली बार धूप में चले गए और ज्यादा, वाइपर थोड़ी है वहां पे, वाइपर लगा है क्या कि जाके कोई साफ कर देगा, नहीं भैया, प्रोटीन एक बार जम गया तो हटेगा नहीं। अगली बार और धूप में चले गए, फिर दोबारा वो जम जाएगा। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं हम। और दोबारा जमेगा तो भैया धीरे धीरे क्या होता है, प्रोटीन बढ़ता जाता है, बढ़ते बढ़ते ज्यादा मात्रा में हो जाता है, तो बोलते हैं क्या हो गया है उस व्यक्ति को, मोतियाबिंद। मोतियाबिंद हो जाता है तो धीरे धीरे उसका देखना उखना सब क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। समझ में आ रहा है। अब का सुधार कैसे करेंगे इसको, सुधारेंगे कैसे, तो करना क्या है, सीधा सीधा आप जाइए डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर क्या करेगा, इस प्रोटीन को हटाएगा, प्रोटीन नहीं हटेगा, वो लेंस के साथ चिपक गया होता है। इस केस में हम नेत्र लेंस को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। दूसरा जाते हैं लोग भाई वहां पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं लोग, ठीक है ना, जाके वहां पे क्या करते हैं, नेत्र लेंस को क्या कर देते हैं, चेंज करवाते हैं। और नेत्र लेंस एक बार चेंज होगा तो फिर सिलिका का लगता है, सेम ऐसा ही रहता है, वो भी सिलिका का लग जाता है आराम से, और वो भी ऐसे ही काम करता है जैसे प्रॉपरली ये काम कर रहा है। तो फिर मोतियाबिंद का इलाज हो गया, काम खत्म, यानी कि ऑपरेशन हुआ, काम हो गया, नेत्र लेंस हटा दिए, ठीक है। लेकिन आप देखते होंगे उस केस में फिर से जब से आप बनवा के आते हैं, आंख बन के आता है, फिर वापस क्या हो जाता है, वो चश्मा दे देते हैं, काला चश्मा। और लीजिए काला चश्मा लगाइए और गाना गाइए, मैंने काला चश्मा जचता है, सॉरी तो चश्मा देते हैं लोग, भैया एक काला चश्मा लगाइए। क्यों काला चश्मा देते हैं, इसका रीजन है। रीजन ये है कि सोचिए वो बंदा अगर तुझे इसको भाई नेत्र लेंस तो सही कर दिए, पर आइरिस अभी सही हुआ है क्या, नहीं ना। अगली बार फिर वो प्रकाश में चला गया, ज्यादा लाइट में चला गया तो फिर वही केस होगा, फिर प्रोटीन जनेगा
फिर वापस इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। बार बार ऑपरेशन करना अच्छा नहीं है, इसीलिए पहले ये वो काला चश्मा दे देते हैं, बोलते हैं जब भी आप धूप में निकलिएगा ब्लैक वाला चश्मा आप लगा के घूमिएगा, ठीक है ना। और नहीं लगाता है तो फिर दोबारा ऑपरेशन करना पड़ता है, फिर मोतिया बिंद। समझ रहे क्या कह रहे हैं हम? तो ये होता है किसका रीजन? मोतिया बिंद का, ठीक है ना। एक और मानव नेत्र में दोष होता है, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं वर्णांधता। वर्णांधता क्या होता है? वर्ण अंधता, वर्ण मतलब होता है रंग, रंगों में अंधता मतलब, अंधता मतलब नहीं दिख रहा है जब बोले तो, यानी कि उस व्यक्ति को रंग क्या होता है, प्रॉपरली दिखता नहीं। क्या रीजन होता है इसका? कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो रंगों में पहचान नहीं कर पाते हैं, कौन रंग लाल है, कौन सा हरा है, कौन सा ब्लू है, वो पहचान नहीं पाएंगे। तो उस व्यक्ति को बोलते हैं कौन सा दोष हो गया है? वर्णांधता। वर्णांधता होने के पीछे रीजन होता है, कारण क्या होता है? तो भैया रंग को दिखाने का काम कौन करता है, या रंग को दिखाने का, वही दर्शाने का काम कौन करता है? शंक्वाकार तंत्रिका कोशिकाएं, पहले भी बता चुका हूं इसके बारे में, ठीक है ना। अब जो शंक्वाकार तंत्रिका कोशिकाएं हैं, अगर किसी व्यक्ति के अंदर, ठीक है ना, जो रेटिना पे अगर उसके मात्रा में कमी आ गई है, कम हो गया है, 50% होता है, कम हो गया है, तो जब कम हो जाता है तो उस केस में याद रखिएगा उस व्यक्ति को प्रॉपरली रंग क्या होते हैं, पहचान नहीं पाएगा, ठीक है ना। नहीं पहचान, जब पहचान पाएगा तो उस केस में बोलेंगे उसको कौन सा रोग हो गया है? वर्णांधता। दवा कराइए, शंक्वाकार तंत्रिका कोशिका बढ़ाइए, फिर वापस मत देखिए, ठीक है ना। तो ये रहा आज का हमारा मानव नेत्र पे दूसरा लेक्चर था, जो कि कंप्लीट हो चुका है। मानव नेत्र हमारा कंप्लीट हो चुका है, और मानव नेत्र में कुछ और दोष होते हैं जो कि इस नेत्र गोलक के बनावट के कारण आते हैं, कभी टेढ़ा हो जाता है, चपटा हो जाता है, तो उसके कारण आता है। तो अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए मिलते हैं, तब तक धन्यवाद, बाय बाय।